अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास बेटे, ओपन योर बियोलॉजी बुक पेज नंबर 124। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है डैट इज सेलुलर रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हमने डिटेल से पढ़ लिया था। उसमें हमने दो रिएक्शन पढ़े थे, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। उसके बाद हमने रोल ऑफ क्लोरोफिल इन फोटोसिंथेसिस भी जो है वो भी पढ़ लिया था। आज बेटे हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक आपका है 8.3 पेज नंबर 124। लेट्स स्टार्ट विद रीडिंग। Cellular respiration. Organisms get energy by breaking the carbon-hydrogen bond of food. For this purpose, they carry out oxidation of food inside cell. This oxidation of food is called cellular respiration. Underline this word. Cellular respiration. The most common food used by cell to get energy is glucose. ये MCQs, ये जो सारे मैं अंडरलाइन करवाती हूँ ना, ये आपके MCQ आ सकते हैं और ये इस दफ़ा आया भी था। The most common food used by the cell to get energy is dash. तो वो ग्लूकोज है, ये बात आपने याद रखनी है। मैंने क्या रीड आउट किया, मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिज्म जो है वो अपनी फूड में से C और H कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं और उस ब्रेक डाउन से क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और ये एनर्जी जो है डिफरेंट मेटाबॉलिक जो पाथवेज हैं, जितने भी रिएक्शंस हैं, उनमें फिर फर्दर यही एनर्जी जो है कंज्यूम होती है। और प्लांट्स के जो इनसाइड सेल है, एक आउटसाइड एक इनसाइड में सेल में ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होते हैं, और जो सेल के अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसकी ऑक्सीडेशन की बात मैं कर रही हूँ बेटे, फूड की। तो द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नॉन एज सेलुलर रिस्पायरेशन। मतलब सेल की रिस्पायरेशन क्या चीज़ है, उनकी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड है। जो मोस्ट कॉमन फूड है किसकी यूज्ड बाय सेल, वो कौन सी है जिसे एनर्जी हासिल होती है बेटे, वो है ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं रिस्पायरेशन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एनारोबिक रिस्पायरेशन। पहले हम पढ़ेंगे एरोबिक रिस्पायरेशन। Cellular respiration occurring in the presence of oxygen is called aerobic respiration. It is the complete oxidation of glucose with maximum release of energy. In its first phase, a molecule of glucose, 6 carbon, is broken down into 2 molecules of pyruvic acid, 3 carbon. In the second phase, the molecule of pyruvic acid is completely oxidized and all carbon-hydrogen bonds are broken and all energy is released. मैंने आपको बताया कि रिस्पायरेशन जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, इसकी दो टाइप्स मैंने आपको बता दी। एक मैंने बताई एरोबिक और एक मैंने क्या था, एनारोबिक। अभी जो हमने रीड किया है बेटे वो क्या था, वो था एरोबिक रिस्पायरेशन। वो रिस्पायरेशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में बेटे होती है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या चीज़ है बेटे, ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन है किसकी, ग्लूकोज की। कंप्लीटली जो ऑक्सीडाइज हो जाता है क्या, ग्लूकोज, यानी कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन हो जाता है। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो आपके पास क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और वही एनर्जी जो है वो सेल जो है अपने डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए वो एनर्जी यूज करता है। इस प्रोसेस के दो फेज हैं, एक फर्स्ट फेज है, एक सेकंड फेज है। किसका, एरोबिक रिस्पायरेशन की हम बात कर रहे हैं। पहले फेज में बेटे क्या होता है, पहले फेज में सिंपल ग्लूकोज जो है वो ब्रोक डाउन होता है और 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, यानी कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ना, याद है ना, कितनी दफा तो हम पढ़ के आए हैं बार बार, C6H12O6। क्या फॉर्मूला ग्लूकोज का बताओ, C6H12O6। ठीक है, तो यानी कि 6 कार्बन है। अब मैंने क्या कहा कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कितने कितने में होगा, 3 कार्बन में ना, 3 कार्बन 3 कार्बन, टोटल कितने हो जाएंगे, 6। यानी कि फर्स्ट फेज में जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल जो 3 कार्बन के मॉलिक्यूल होंगे उनमें कन्वर्ट हो जाएगा। ग्लूकोज से क्या बन जाएगा, 2 पायरुविक एसिड बन जाएंगे। पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन बेटे, 3 कार्बन याद रखने हैं। ये तो हो गया फर्स्ट फेज। अब बात आती है सेकंड फेज की। सेकंड फेज में बेटे क्या होगा, जो पायरुविक एसिड है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है कि उसके तमाम के तमाम बॉन्ड जो हैं वो क्या हो जाएंगे, वो ब्रोकन हो जाएंगे। ऑल कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ब्रोकन, और क्या हो जाएगी, तमाम एनर्जी जो है वो
रिलीज हो जाएगी। क्लियर हो गया। हमने क्या चीज़ पढ़ ली, हमने एरोबिक रिस्पायरेशन पढ़ ली। एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन थी जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, और इसमें सिंपल दो फेजेस थी, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता था और पायरुविक, दो मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के बन जाते थे। तो सेकंड में पायरुविक के जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो सारे के सारे जो है ब्रेक डाउन हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाती है। नेक्स्ट आपका आता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन, हम पढ़ेंगे। सेलुलर रिस्पायरेशन डेट अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। इन एनएरोबिक रिस्पायरेशन ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड विद लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। Its first phase is exactly similar to that of aerobic respiration. A molecule of glucose is broken down into two molecules of pyruvic acid. In the second phase, pyruvic acid may be treated in two ways. Number one, alcoholic fermentation. Number two, lactic acid fermentation. Number one, alcoholic fermentation. During anaerobic respiration in bacteria and yeast, pyruvic acid is further broken down into alcohol and carbon dioxide. This type of anaerobic respiration is called alcoholic fermentation. Lactic acid fermentation. During anaerobic respiration in the skeletal muscle of human and animal, pyruvic acid is converted into lactic acid. This type of anaerobic respiration is called lactic acid fermentation. बेटे पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था, पहले मैंने आपको पढ़ाई थी एरोबिक रिस्पायरेशन। अब मैंने आपको जो टॉपिक रीड आउट किया है डैट इज एन एरोबिक रिस्पायरेशन। एन एरोबिक रिस्पायरेशन वो रिस्पायरेशन होती है जो कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। वो किस में हो रही थी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ये किस में हो रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में। इसमें क्या होता है, उसमें ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होता है, कम्प्लीटली नहीं होता है। इसका फर्स्ट स्टेप एग्जैक्टली सेम उसके फर्स्ट स्टेप जैसा होता है। उसके फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज जो था वो ब्रेक डाउन होता था और 3 कार्बन मॉलिक्यूल उसके बनते थे, 2 बन जाते थे पायरुविक एसिड। ठीक है, 3 कार्बन के, 3 कार्बन होता है ना पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल बनते थे पायरुविक एसिड के। तो सेम यहाँ पे भी एन एरोबिक रिस्पायरेशन के भी फर्स्ट फेज में क्या होता है, सिमिलर यही होता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है बेटे इट ब्रोकन डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। ठीक है, लेकिन इसका जो सेकंड फेज है वहाँ पे तो पायरुविक एसिड अगेन कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता था। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है वो आगे 2 तरह से उसको जो है वो 2 डिफरेंट तरीकों से उसको ट्रीट किया जाता है। एक को हम कहते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, एक को हम कहते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। पहले आपका आता है अल्कोहलिक। यहाँ पे क्या होता है बेटे, ये फर्मेंटेशन, ये प्रोसेस जो है किसके अंदर होता है, ये बैक्टीरिया के अंदर होता है और किसके अंदर होता है, यीस्ट। यीस्ट क्या चीज़ है, फंजाई है ना, तो ये बैक्टीरिया और यीस्ट के अंदर होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, पायरुविक एसिड जो है ब्रोक डाउन होता है 2 चीज़ों में, किसमें, एक अल्कोहल में और एक कार्बन डाइऑक्साइड में। किसमें, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। और इस तरह की फर्मेंटेशन को हम लोग क्या कहते हैं, जिसमें पायरुविक एसिड अल्कोहल में चेंज हो रहा है ना, मैंने आपको बताया ना कि पायरुविक एसिड से अल्कोहल बन रहा है, तो वो प्रोसेस जिसमें पायरुविक एसिड अल्कोहल में चेंज होता है अल्कोहलिक एसिड में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। ये आपका रिएक्शन है बेटे, ये देखो ये फार्मूला लिखा हुआ है C3H4O3। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है पायरुविक एसिड का। और आपको मैंने बताया था कि 2 मॉलिक्यूल बनते हैं पायरुविक एसिड के। ये दोनों के दोनों मॉलिक्यूल इन केस ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट, किसमें, बैक्टीरिया और यीस्ट में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इथाइल अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इथाइल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, C2H5OH। ठीक है, ये आपने याद कर लेना फार्मूला जुबानी। ठीक है, yeast and bacteria can ferment sugar and of berries to alcohol. Birds eating these berries can become quite drunk as it is abused from their flight pattern. यीस्ट और बैक्टीरिया जो हैं ये बेरीज डिफरेंट जो हैं उनको जो है फर्मेंट कर देती हैं बेरीज की शुगर को अल्कोहल में, और वो बर्ड जो बेरीज पर ईट करते हैं तो वो ड्रंक हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। अब ये कैसे पता चलता है कि बर्ड्स जो है वो ड्रंक हैं, तो बेटे जो उनका फ्लाइट का पैटर्न है, जो उनका फ्लाई करने का पैटर्न है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि दे आर ड्रंक। उन्होंने ऐसी बेरीज खाई हैं जो कि फर्मेंटेड थी। क्लियर हो गया।
नेक्स्ट आपकी फर्मेंटेशन आती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन ड्यूरिंग एरोबिक रिस्पायरेशन इन स्केलेटल। ये जो अल्कोहलिक थी ये कहाँ हो रही थी, बैक्टीरिया में और यीस्ट में। ये कहाँ हो रही है, स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमंस में एंड अदर एनिमल्स। पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। दिस टाइप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेटे नाम से पता चल रहा है, जब पायरुविक एसिड अल्कोहल में चेंज हो जाएगा ना, इथाइल अल्कोहल में, तो क्या उसका नाम होगा, अल्कोहलिक। ठीक है, जब वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसका नाम क्या होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। वही रिएक्शन है, सिंपल। यहाँ पे आपने 4 हाइड्रोजन एड अप हो जाने हैं तो आपके पास जो चीज बनेगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लैक्टिक एसिड कह लेंगे। C3H6O3, ये दोनों फॉर्मूलाज आपको अच्छी तरह फिंगर टिप्स पे जो है वो याद होने चाहिए। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ा आज सेलुलर रिस्पायरेशन। सेलुलर रिस्पायरेशन मैंने आपको बताई कि जो सेल के अंदर रिस्पायरेशन हो रही है, ऑक्सीडेशन जो हो रही है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। सेलुलर रिस्पायरेशन 2 टाइप्स की होती है, एक होती है एरोबिक और होती है एनएरोबिक। एरोबिक वो थी जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रही थी, एनएरोबिक वो थी जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रही थी। और जो एनएरोबिक है उसको फर्दर हमने 2 उसके वेज बता दिए थे, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बता दी थी और एक हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बेटे अभी पढ़ी थी। आगे आपका आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। ये जो हमने दोनों फर्मेंटेशन अभी पढ़ी है, एक अल्कोहलिक पढ़ी है और एक लैक्टिक एसिड पढ़ी है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनका क्या एडवांटेज है, ठीक है, ये हम अब पढ़ेंगे। The environment of Earth did not have free oxygen in the early phase of life. The early organism respired anaerobically and got energy for their life. Even today, some organisms, including some bacteria and some fungi, get energy from anaerobic respiration and is called anaerobes. इसको underline करो आप लोग। When skeletal muscles of human work hard during exercise, but oxygen supply is not sufficient to fulfill the demand, the skeletal muscles carry out anaerobic respiration to get energy। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग कॉमर्स में इंक्लूड कर लें। Scientists have used fermentation in fungi and bacteria for making useful product for mankind. For example, the fermentation in bacteria is used to making cheese and yogurt. Fermentation in yeast is used in brewing and baking industry. Similarly, the soya sauce is made through fermentation of fungus. आपके पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। ये आपने लाजमी करना है। अभी हमने 2 तरह की फर्मेंटेशन पढ़ी, हमने पढ़ी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एंड देन हमने पढ़ी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। बेटे फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बहुत देर पहले की बात है, बहुत अगर हम लोग बैक जाते हैं, अर्थ की इन्वायरमेंट में फ्री ऑक्सीजन उस टाइम नहीं थे, तो उस टाइम जो अर्ली ऑर्गेनिजम्स थे बेटे वो सारे के सारे जो है एनएरोबिक, मतलब उनमें एनएरोबिक रिस्पायरेशन जो है वो होती थी और ये इसी रिस्पायरेशन से अपनी एनर्जी जो है लेते थे टू परफॉर्म डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ देयर सेल। इवन आज भी कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी जो रिस्पायरेशन है वो एनएरोबिक होती है। इनकी कॉमन एग्जांपल क्या है, बैक्टीरिया और सम फंजाई, ठीक है। इवन अच्छा दूसरा एक और यहाँ पे चीज़ आई थी कि वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी एनर्जी एनएरोबिक रिस्पायरेशन से लेते हैं, उसको उन ऑर्गेनिज्म को एक स्पेशल उनका एक नेम है, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोब्स। क्या कहते हैं, एनएरोब्स। यहाँ पे मेंशन है, मैंने इसको अंडरलाइन भी करवाया। वो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई है, ये अपनी एनर्जी एनएरोबिक रिस्पायरेशन से लेते हैं और इस तरह के ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोब्स कहते हैं। इसी तरह एक और इसकी एग्जांपल है कि बेटे जब हम इवन ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है, जब हम लोग बहुत ज़्यादा हैवी वर्क करते हैं, स्पेशली रनिंग करते हैं या हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, तो हमें भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि हमारी जितनी हमें डिमांड होती है ना उतनी ऑक्सीजन हमें नहीं मिल रही होती। तो ये एक्स्ट्रा डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमारी बॉडी के जो स्केलेटल मसल है ना बेटे, वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर देते हैं। हमने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में पढ़ा था ना यहाँ पे, स्केलेटल मसल्स ऑफ ह्यूमन, ये वही चीज़ है, ठीक है। क्या मैंने बता दिया कि कभी कभार जब हम लोग बहुत हैवी एक्सरसाइज करते हैं या रनिंग करते हैं तो हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं उनको सफिशेंट ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिलती अकॉर्डिंग टू देयर डिमांड। तो उस ऑक्सीजन की डिमांड को, उस
चीज़ को पूरा करने के लिए क्या होता है कि स्केलेटल मसल जो है वो एन एरोबिक रिस्पायरेशन शुरू कर देते हैं टू गेट एनर्जी, जिस एनर्जी की हमें उस टाइम रिक्वायरमेंट होती है। फिर आपका आता है फर्मेंटेशन का नेक्स्ट प्रोसेस। नेक्स्ट एडवांटेज क्या है, फर्मेंटेशन बेटे बहुत इंपॉर्टेंट है इन फंजाई एंड बैक्टीरिया, और इससे बहुत ज़्यादा तरह के हमारे मैनकाइंड के लिए जो है वो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जो ज़्यादा कॉमन प्रोडक्ट है बेटे वो क्या चीज़ है कि बैक्टीरिया की फर्मेंटेशन से चीज़ बन रही है। सब आप लोग वाकिफ़ हो चीज़ से, चीज़ भी पिज़्ज़ा बनाने में भी यूज़ होती है, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं जिनमें चीज़ जो है वो यूज़ होती है। इसके अलावा योगर्ट यानी कि दही जो है वो भी फर्मेंटेशन और बैक्टीरिया ही से बनता है। फिर क्या है कि जो यीस्ट है वो भी ब्रीविंग और जो है डिफरेंट फूड इंडस्ट्री में जो है, और जो है इसको हम लोग बेकिंग इंडस्ट्रीज में जो है वो यूज़ करते हैं। सिमिलरली सोया सॉस का नाम तो बेटे आपने सुना होगा ना, डिफरेंट टाइप के सॉसेज हैं। एक सोया सॉस है, बहुत कॉमन सॉस है, आप सबके किचन में अवेलेबल होगा, अगर नहीं भी देखा तो अभी जाके देखो। तो जो सोया सॉस है बेटे वो भी फंगस की फर्मेंटेशन ही से बनता है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सारे हमने क्या कर लिए थे, ये हमने फर्मेंटेशन की इंपॉर्टेंस पढ़ ली, फर्मेंटेशन के हमने एडवांटेजेस जो हैं ये पढ़ लिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा बेटे वो हम इंशाल्लाह जो अभी हमने अभी क्या पढ़ा था, अभी हमने सेलुलर रिस्पायरेशन पढ़ी, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई, और फिर मैंने आपको क्या बताया कि सेलुलर रिस्पायरेशन कितनी टाइप्स की होती हैं वो हमने पढ़ी। फिर हमने इनकी इंपॉर्टेंस पढ़ ली। अब जो हमारा कमिंग लेक्चर होगा बेटे उसमें मैं आपको इसका मैकेनिज्म यानी कि जो रिस्पायरेशन अभी हम पढ़ के आए हैं वो रिस्पायरेशन बेसिकली हो कैसे रही है, सारा उसका प्रोसेस हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, इसके साथ ही बेटे मैं अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कल हम अपना नेक्स्ट जो है वो टॉपिक शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़ 9th क्लास।